वडेरे की रखेल एपिसोड नंबर 7। रात का वक्त था तो लाजमन इतने अरसे से खामन से बिछड़ी हुई शमसा के साथ मुझे खामन की हैसियत से रहना था। इसलिए मैं और नादर एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। मैंने इशारे से नादर को बाहर बुलाया और एक सिगरेट सुलगाते हुए उसे कहा, नादर अब भी वक्त है। मेरा ख्याल है कि शमसा को सब कुछ सच सच बता देते हैं। नादर ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, यार जब ये बात पहले फाइनल हो चुकी है तो फिर इस बात का जिक्र फजूल है। तुम आराम से उसके हिस्से की खुशियां दो उसे, उसके आंसू पोंछो। मैं यहां से जा रहा हूं, अब कल सुबह मुलाकात होगी। इससे पहले कि मैं जवाब देने के लिए मुंह खोलता, नादर रुख फेर कर वहां से चला गया। मैं चुपचाप वहीं बैठा सिगरेट पे सिगरेट पीता रहा। काफी देर बाद मैंने दिल में सोचा, सुबह होते ही इससे दोबारा निकाह का कहूंगा। मैंने वापस घर में दाखिल होकर दरवाजा बंद किया और चलते हुए अंदर शमसा के कमरे में पहुंच गया। शमसा कमरे में बेताबी से इधर उधर घूम रही थी। मुझे अंदर आते देखकर वो एक जगह रुक गई और सर झुकाकर अपनी उंगलियों को चटकाने लगी। शमसा मेरे गले लगते ही फूट फूट कर रोते हुए बोली, जमील तुमने मुझे कहीं का ना छोड़ा, बताओ मुझे छोड़कर क्यों गए थे। ये कहते ही वो रोते रोते मेरे सीने पर मुक्के मारने लगी। मैं उसे अपने एक बाजू में समेटे हुए बोला, ना रो पगली ना रो, देख अब तो मैं आ गया हूं ना, हर वक्त तेरे साथ रहूंगा। मुझे एहसास है कि ये दिन कैसे गुजरे होंगे, ये रातें तुमने कैसे तड़प तड़प कर गुजारी होंगी, लेकिन मेरी जान मैं भी तो तरसा हूं। तेरे बगैर मेरी क्या हालत थी ये मैं ही जानता हूं। बस चुप कर जा, अब मैं आ गया हूं ना, तो तेरी आंखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए। कुछ देर बाद अचानक बोली, जमील तुम कुछ बदल गए हो। मैं अंदर से तो थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन बज़ाहिर हंसते हुए पूछा, शमसा ऐसा तुम्हें क्यों महसूस हुआ? मैं तो हालात का मारा हुआ था और अब तुम्हारा साथ मुझे फिर वैसा कर देगा। इतनी देर बाद मिली हो ना, तो इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। वैसे जब सऊदी में मेरे साथ हादसा हुआ तो मेरे पूरे जिस्म पर चोटें लगी थी। बैरूनी चोटों के साथ साथ अंदरूनी तौर पर भी बहुत टूट फूट हुई थी। पूरा जिस्म दर्द करता था। शायद ये उन दवाइयों का ही असर हो कि पहले जो कमी या कमजोरी थी वो दूर हो गई और अब मैं पहले से ज्यादा फिट हूँ। शमसा को अचानक कुछ याद आया तो वो उठकर बैठ गई और सवालिया लहजे में बोली, जमील तुम्हारे जिस्म पर तो किसी चोट का निशान नहीं। मैंने कहा, यार वो लोग बहुत आला किस्म की दवाइयां इस्तेमाल करते हैं। रोजाना 3 टाइम मेरे जिस्म पर मौजूद निशानात पर कुछ खास जड़ी बूटियों का लेप करते थे। ये उसी लेप का कमाल है कि सारे निशानात मिट गए। वो प्यार भरे अंदाज में कहने लगी, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं भी प्यार से उसकी जानब उसे देखता रहा। अगले दिन सुबह नादर घर आया तो शमसा उसे देखते ही बोली, नादर अब तुम ये वड्डे चौधरी की नौकरी छोड़ दो। जमील घर आ गया है तो उसके साथ मिलकर खेती बाड़ी किया करो। इस सादा लो मासूम को क्या पता था कि हम लोग किस गिरदाब में फंसे हुए हैं। अगले दिन नादर ने मुझे बताया कि सिंधी मारवाड़ी का एक आदमी मशीन गन्स और सारा एमुनेशन पहुंचा गया है। नादर ने यह सामान पता नहीं किस वक्त रिसीव किया और कैसे घर के ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया। मैंने नादर के साथ ऊपर जाकर गन्स चेक की तो बिल्कुल वर्किंग ऑर्डर में थी। दूसरे दिन दोपहर के वक्त हनीफ खान और सरदार अली भी पुराने कपड़ों में मलबूस किसानों के भेस में गांव पहुंच गए। नादर ने उनको मेरी जमीन पर मौजूद डेरे पर ठहरा दिया जो कि वीरान पड़ा हुआ था और वड्डे चौधरी से बात करके मेरी जमीन पर कब्जा जमा लिया। अब सबकी नजरों में हमारा खानदान तो खत्म हो चुका था, इसलिए वो जमीन लावारिस पड़ी थी। फिर उस जमीन पर सचमुच बाकायदा खेती बाड़ी का आगाज कर दिया गया। मैं हनीफ से मिला तो मुस्कुराते हुए कहा, हनीफ यार तुम भी सोचते होगे कि कहाँ हम एक जंग शुरू करने निकले थे और कहाँ लाकर मजदूरी करने पे लगा दिया। हनीफ मुस्कुराते हुए बोला, सर ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए पता नहीं कितने भेस बदले हैं और किन किन मुश्किलों से गुजरा हूँ। वैसे भी ये खेती बाड़ी मेरे लिए एक नया तजुर्बा है, इसलिए मैं तो इस काम को खूब एंजॉय कर रहा हूँ। सरदार अली ने भी इससे मिलते जुलते जज्बात का इजहार किया। मैंने हनीफ खान के जरिए कराची से कुछ भेस बदलने का सामान मंगवाया था जो कि उसने लाकर हमारे हवाले कर दिया।
ये सब रेडी मेड सामान था, जिसमें नकली मूंछें, सर के बालों के लिए विगें और इसी तरह के चेहरा बदलने वाले छोटे मोटे लवाजमात थे। सरे शाम ही मुझे अपने घर के दरो दीवार शिद्दत से याद आने लगे। मेरा दिल एकदम तड़प उठा। मैं उसी वक्त वहां से निकला और अपने घर की तरफ चल दिया। उसी वक्त नादर बाहर से घर आ रहा था। मुझे यूं तेजी से जाते देखकर वो मेरे पीछे हो लिया। नादर ने जवाब दिया, सेठ तुम्हारे पास एक काम से आए हैं, हमें कुछ असलहा चाहिए जो कि फौरन मेड हो। वो सिंधी हमें लेकर अंदरूनी हिस्से में मौजूद एक तय खाने में पहुंच गया। तय खाने में हर किस्म के छोटे बड़े हथियार मौजूद थे। तय खाना क्या, बल्कि ये तो किसी आर्मी बटालियन का असलहा खाना लगता था। मैंने अपने लिए एक जर्मन ल्यूगर ही पसंद किया, जिसके साथ एक छोटे साइज का निहायत नफीस किस्म का साइलेंसर था। मेरी देखा देखी नादर ने भी एक जर्मन ल्यूगर ही उठा लिया। किस्त नंबर 5 के आखिर की कुछ बातें रह गई थी, वो मैं आपको इसी पोस्ट में बता रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो। उसके बाद नादर ने 2 निहायत आला किस्म की मशीन गन्स पसंद की। मैंने एक तेज धार खंजर जो कि चमड़े की एक पेटी में बंद था वो पसंद किया। तस्मे की मदद से ये खंजर मैंने अपनी दाहिनी पिंडली के साथ बांध लिया। सेठ को पेमेंट करने के बाद मशीन गन्स और सारे हथियारों का एम्यूनिशन 2 दिन बाद गांव वाले एड्रेस पर पहुंचाने का कहकर हम लोग वहां से निकल आए। घर पहुंचकर अपने पास मौजूद गन्स हमने एक अलमारी में रखी और नादर मुझे लेकर फिर घर से निकल पड़ा। अब की बार हम लोग एक बैंक पहुंचे, जहां जाकर नादर ने बैंक मैनेजर से मेरा तारुफ अपने बिजनेस पार्टनर के तौर पर करवाया। फिर नादर ने अपने अकाउंट पर मेरा नाम भी लिखवाया ताकि नादर की गैर मौजूदगी में रकम निकालते वक्त मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। बैंक से फारिग होकर हम बाहर निकले तो नादर ने एक सिगरेट सुलगाकर मुझे दिया और दूसरा खुद अपने होंठों से लगाकर जलाते हुए बोला, लाले दी जान, यहाँ वाले तो सारे काम खत्म हो गए हैं, अब बताओ गांव की वापसी का क्या प्रोग्राम है। मैं धुआं उड़ाते हुए बोला, नहीं नादर, अभी एक काम बाकी है यार। फिर बिना नादर को कुछ बताए मैंने एक पीसीओ से डॉक्टर रहमान के नंबर पर कॉल मिलाई तो शुमई किस्मत शबनम ने ही कॉल अटेंड की। रस्मी अलैक सलैक के बाद मैंने मुद्दे की बात शुरू की। शबनम, तुम्हें याद है उस रात मैंने तुमसे कहा था कि हो सकता मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े? तो शबनम ने जवाब दिया, क्यों नहीं, सब याद है, तुम बताओ तो सही क्या काम है। मैंने कहा, शबनम मेरी सारी कहानी तो तुम सुन ही चुकी हो, अब मुझे 1-2 ऐसे जानसारों की जरूरत है जो कि पूरे खलूस से मेरे साथ मिलकर काम करें। तुम डॉक्टर के जराए इस्तेमाल करके पता चलाओ कि ऐसे लोग कहाँ से मिलेंगे। क्योंकि डॉक्टर कर्नल भी है तो वो लाजमी ऐसे लोगों को जानता होगा। शबनम कहने लगी, यार इतने से काम के लिए डॉक्टर को जहमत देने की जरूरत नहीं। मैं बजाते खुद ऐसे 2 आदमियों को जानती हूँ जो कि जमाने के सताए हुए हैं और जिंदा रहने के तमाम गुर सीख चुके हैं, जराइम की दुनिया की सारी ऊंच नीच से वाकिफ हैं। बाकी तुम इन दोनों से मिल लो, खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि वो कितने पानी में हैं। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो तुम्हारे काम आ सकते हैं। तुम अपना एड्रेस मुझे बताओ, मैं उनको भेज देती हूँ। मैंने एड्रेस उसे बताया तो उसने 2 घंटे का कहकर कॉल काट दी। नादर चुपचाप मेरी शक्ल देख रहा था। मैंने नादर को उस रात की सारी दास्तान सुनाई तो नादर मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए बोला, जियो शहजादे, कहाँ हाथ मारा है, इलाज के दौरान ही डॉक्टर की बीवी फंसा ली। वो कमाल है, तू वाकई कमाल है। इसी तरह हंसते खेलते बातें करते हम लोग घर पहुंच गए। 2 घंटे बाद घर के सदर दरवाजे पर दस्तक हुई तो नादर ने उठकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर 2 नौजवान मौजूद थे। नादर उनको लेकर अंदर कमरे में आ गया। चंद मिनट बाद हम लोग बैठे बातें कर रहे थे। रस्मी बातों के बाद मैंने उनका माजी जानने की इस्तदा की तो उन्होंने अपना माजी ज़मीर खोल कर मेरे सामने रख दिया। वाकई ये जमाने के सताए हुए जवान थे। एक का नाम सरदार अली और दूसरे का नाम हनीफ खान था। सरदार अली जिसामत में हनीफ खान से काफी तगड़ा था, जबकि हनीफ खान लंबूतरे कद के साथ सांप जैसी आंखें रखता था। हनीफ खान के घर वाले किसी दुश्मनी की भेंट चढ़ गए थे। दुश्मनों ने उसके पूरे खानदान को गोलियों से उड़ा दिया था। इस वक्त हनीफ खान कमजोर था
کچھ کر نہیں پایا، لیکن وہ اپنے دشمن کو شکل سے پہچانتا تھا۔ بعد میں حنیف خان نے چن چن کر مخالفوں کو قتل کر کے اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کا بدلہ لیا۔ میں حنیف خان کی کہانی سن کر بہت متاثر ہوا، کیونکہ میں بھی تو اسی دشمنی کی بھینٹ چڑھ کر اپنا سارا خاندان کھو بیٹھا تھا۔ سردار علی لاول تھا، مطلب اس کو اپنے والدین بارے کچھ معلوم نہیں تھا۔ ایک یتیم خانے میں پل کر بڑا ہوا اور معمولی چوری چکاری کرتے کرتے ایک دن پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ اسے جیل ہو گئی، اور پھر جیل سے وہ جرائم کی دنیا کے تمام قوانین سیکھ کر باہر نکلا۔ شبنم کے ان لوگوں سے تعلقات بارے یہ پتا چلا کہ حنیف خان تو شبنم کا دور پار کا رشتہ دار تھا۔ شبنم چونکہ حنیف کے سارے حالات جانتی تھی، اس لیے اکثر شبنم اسے کہیں نہ کہیں کام دلوا دیا کرتی تھی، اور حنیف کے توسط سے ہی سردار کو کام مل جاتا تھا۔ کیونکہ یہ دونوں ایک ہی لائن کے آدمی تھے، اس لیے آپس میں تعلقات تھے۔ میرے پاس آنے سے پہلے وہ ایک اسمگلر کے ساتھ کام کرتے تھے، لیکن وہ اسمگلر چند مہینے پہلے ہی اپنے گروہ کے چیدہ کارندوں سمیت قانون ساز اداروں کے ہاتھوں مارا گیا، تو اس لیے آج کل یہ دونوں فارغ البال تھے۔ چنانچہ شبنم کے کہنے پر میرے پاس چلے آئے۔ میں جیسے معمولی لڑکی سمجھتا رہا، وہ تو بڑی توپ قسم کی شے نکلی۔ شبنم کا کریکٹر مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں آیا۔ بہرحال میں نے دل میں سوچا کہ مجھے اس کا کریکٹر سمجھ کر کرنا بھی کیا ہے، اپنا کام بنتا، بھاڑ میں جائے جنتا۔ مجھے اپنے کام سے غرض رکھنی چاہیے۔ مجھے حنیف خان کی آنکھوں میں بجلیاں سی دوڑتی نظر آئیں۔ آنے والے وقتوں میں یہ ثابت بھی ہو گیا کہ بظاہر منحنی اور مجہول نظر آنے والا یہ شخص بے مثل صلاحیتوں کا مالک تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کتنا پھرتیلا اور طاقتور ہے۔ اژدہے کی طرح وہ اگر کسی کو ایک بار اپنی گرفت میں جکڑ لیتا تو پھر جان سے مار کر ہی چھوڑتا۔ اس کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ صرف جسمانی طور پر ہی نہیں، ذہنی طور پر بھی بہت پھرتیلا اور مستعد تھا۔ کسی بھی صورتحال میں فوری فیصلہ کرنا اور اس پر عمل درآمد کرنا اس کی خصوصیت تھی، اور عام طور پر وہ فیصلہ درست ہی ثابت ہوتا تھا۔ میں نے ان دونوں پر اعتماد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور انہیں شروع سے لے کر آخر تک اپنی ساری رام لیلا سنائی۔ ساری تفصیلات جاننے کے بعد وہ دونوں بہت متاثر ہوئے اور میرے لیے کام کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ پھر ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں واپس گاؤں جانا چاہیے۔ اسلحہ کے نام پر دونوں کے پاس ریوالور موجود تھے۔ ہم لوگوں نے اگلے دن وہاں سے گاؤں کوچ کرنے کا قصد کیا۔ میں کافی دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ میرے دماغ میں کراچی کے حوالے سے کوئی چیز کھٹک رہی ہے، لیکن بہت زور دینے پر بھی میں اپنے دماغ کو کلیئر نہیں کر پایا تھا۔ ابھی اچانک جب واپسی کا قصد کیا تو اچانک میرے دماغ میں دو نام گونجے، رضیہ عرف راجی، چودھری صفدر سیال۔ حالانکہ میری براہ راست صفدر سے کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن صفدر کا وڈے چودھری کے خاندان کا حصہ ہونا ہی اس کا سب سے بڑا جرم تھا۔ اوپر سے راجی کے کہنے کے مطابق وہ راجی کا مجرم بھی تھا، اور سفاکیت میں اپنی مثال آپ۔ راجی کے خاندان کو قتل کرنے والا صفدر سیال۔ جیسے جیسے میں اس بارے سوچتا گیا، میرے دماغ میں جیسے پارا بھرتا گیا۔ میرے ذہن میں کھچڑی سی پک رہی تھی، میرے وجود میں کہیں کوئی چنگاری سی پھوٹی تھی اور شعلہ بنتی جا رہی تھی۔ میں سرتا پا مبتلا اذیت تھا، میرا رواں رواں جل رہا تھا، جسم کا ہر مسام آگ اگل رہا تھا۔ مجھے یوں مٹھیاں بھینچتے ہوئے دیکھ کر نادر نے مجھے آواز دیتے ہوئے پوچھا، لالے دی جان کی گل خیرتے ہے؟ میں نے نادر کو دیکھتے ہوئے کہا، نادر ہم لوگ یہاں سے جا تو رہے ہیں، کیوں نہ جاتے جاتے وڈے چودھری کے لیے ایک تحفہ ہی چھوڑ جائیں؟ تحفہ؟ نادر نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا تو میں نے پھنکارتے ہوئے کہا، وڈے چودھری کا ایک تخم یہاں کراچی میں بھی تو موجود ہے نا؟ نادر نے سرسراتے انداز میں کہا، کہیں تم صفدر سیال کی بات تو نہیں کر رہے؟ میرے سر ہلانے پر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، صفدر سیال جب بھی کہیں باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ محافظوں کا پورا دستہ ہوتا ہے، راستے میں اس پر ہاتھ ڈالنا بہت مشکل کام ہے۔ البتہ ہم لوگ رات کے اندھیرے میں ان کو غفلت میں دبوچیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ تو کیا خیال ہے دوستو، کام کی ابتدا کی جائے؟ یہ بات نادر نے سردار علی
और हनीफ खान को देखते हुए कही थी। हनीफ खान बोला, सर जैसे आप कहें, मैं तो खुद माशरे के इस नासूर को मिटाने के लिए बहुत बेताब हूँ। नादर ने मुझे मुखातिब किया, यार एक मसला है, उस कंजर के तुखम को ढूंढेंगे कैसे? क्योंकि मैं सफदर सियाल की रिहाइशगाह के बारे में नहीं जानता। अलबत्ता एक दफा वड्डे चौधरी के किसी काम से मुझे सफदर के एक गोदाम में जाने का इत्तफाक हुआ था। उस गोदाम का एड्रेस मुझे मालूम है बस। मैंने चौंक कर पूछा, गोदाम? किस चीज का गोदाम? नादर ने बताया कि सफदर ने किसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ मिलकर यहाँ कराची में छोटे साइज की जीप बनाने का कारोबार शुरू किया हुआ है, जो कि बहुत मुनाफा में जा रहा है। ये बहुत ही मुनाफा बख्श यूनिट है। कराची के मुजाफात में उन्होंने बड़े बड़े गोदाम बना रखे हैं जहां वो तैयार शुदा जीपें स्टोर करते हैं। उन्हें वो पॉइंट 1 के नाम से पुकारते हैं। इस पॉइंट 1 और गोदामों का इंचार्ज एक जब्बार बारी नाम का बंदा है, जो कि उर्फे आम में जे बारी कहलाता है। ये जे बारी इन गोदामों का इंचार्ज भी है और वैसे ये एक चलता फिरता पुर्जा है। दर्जनों कत्ल कर चुका है और आदतन इंतहाई सफाक है। जब मैं वहां गया था तो उसी से मुलाकात हुई थी। फिर उसकी जन्म कुंडली निकाली तो उसके बारे में ये सब मालूमात हासिल हुई। मैं सर झुकाए कुछ सोच रहा था, तभी हनीफ खान गला खंकारते हुए बोला, सर जहां तक मैं समझा हूं कि आप इन गोदामों के मालिक को घेरना चाहते हैं, तो इसका एक सीधा साधा हल मेरे पास है। पहले इन गोदामों के बारे में मुकम्मल मालूमात निकालते हैं, फिर मौका देखकर वहां कोई बड़ी कार्रवाई करते हैं। अब जारी सी बात है कि गोदाम की तबाही पर मालिक तो जरूर आएगा ना। मैंने तहसीन भरे अंदाज में हनीफ खान का कांधा थपकते हुए कहा, वाह मेरे दोस्त, तुमने तो 1 मिनट में इंतहाई आसान हल बता दिया। चलो फिर लग जाओ काम पर और जितनी जल्दी हो सके इन गोदामों का मुकम्मल बायोडाटा इकट्ठा कर लो, ताकि इन कुत्तों के बच्चों पर एक कारी जरब लगाकर जंग का आगाज करें। हनीफ खान ने सरदार अली को उठाते हुए कहा, सर मुझे सिर्फ चंद घंटे दरकार हैं। उम्मीद है कल सुबह तक पूरी मालूमात के साथ हाजिर हो जाऊंगा। उसके बाद वो दोनों नादर से गोदामों का एड्रेस मालूम करके वहां से चले गए। ये रात नायाब खान की मैयत में बड़ी अच्छी गुजरी। ये खान भी यारों का यार था। वो हमारे बारे में सिर्फ इतना ही जानता था कि हम लोग किसी दुश्मनी का शिकार हुए हैं और मैं अपना चेहरा तब्दील करने कराची आया हूँ। उससे ज्यादा ना हमने उसे बताया और ना ही उस सीधे साधे इंसान को बताने की जरूरत थी। रात को आते वक्त वो बाजार से फ्राई चिकन और गर्मा गर्म तंदूरी रोटियां ले आया। हम तीनों ने मिलकर खूब मजे से खाना खाया। फिर हम लोगों ने नायाब को बताया कि हम लोग कल सुबह वापस चले जाएंगे। तो हमारे जाने का सुनकर वो थोड़ा गमगीन होते हुए बोला, भाइयों तुम लोगों के साथ तो ठीक से बैठकर गपशप भी नहीं कर सका। आगे की कहानी आप लोगों ने पढ़ ही ली होगी। उम्मीद है आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।